हेलो बच्चों। आज हम लेकर आए हैं एक नया लेक्चर स्टैटिस्टिक्स का। और आप बच्चे भी अपना रजिस्टर्स निकाल लेना फटाफट स्टैटिस्टिक्स का। और नए फ्रेश पेज पर, ताज़े पेज पर एक न्यू हेडिंग मेरे साथ डालनी है आपको। हेडिंग का नाम लिखना है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। अब जो बच्चों हम चैप्टर्स पढ़ने जा रहे हैं आगे की कुछ क्लासेस के अंदर, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं और बहुत ही ज़्यादा आसान भी होंगे। जैसे आपने लास्ट चैप्टर पढ़ा था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, है ना। डेटा को हम ऑर्गेनाइज करते हैं। अब डेटा को ऑर्गेनाइज करने के बाद हमारा क्या अगला स्टेप होता है? डेटा को प्रेजेंट करना। प्रेजेंट मतलब किसी सामने वाले को पेश करना। तो डेटा को प्रेजेंट करने के लिए बच्चों 3 तरह की प्रेजेंटेशन की जा सकती हैं, ठीक है ना। डेटा यानी कि 3 प्रकार से प्रेजेंट किया जा सकता है। कैसे कैसे, आप भी मेरे साथ साथ लिखना। सबसे पहले टैबुलर प्रेजेंटेशन, जिसमें हम टेबल्स का उपयोग करते हैं। टैबुलर प्रेजेंटेशन। तो बेसिकली जो आप अपना चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हो, अब जो शुरू कर रहे हो, उसमें आप ये सीखोगे। दूसरा तरीका होता है डायग्रामैटिक प्रेजेंटेशन, यानी कि जिसमें हम अलग अलग डायग्राम्स बनाकर डेटा को प्रेजेंट करेंगे, जो आप सीखोगे चैप्टर 6 के अंदर। और डेटा को ग्राफिकल तरीके से भी प्रेजेंट किया जा सकता है, यानी कि ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, जो आप सीखोगे अपने नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर 7 में। तो आपके चैप्टर्स बिल्कुल इसी सीक्वेंस में बच्चों आगे बढ़ेंगे, जिस सीक्वेंस में हमें ये 3 मेन बातें प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा की पढ़नी और सीखनी है। तो क्योंकि हम चैप्टर नंबर 5 कर रहे हैं आज शुरू, तो हमारा पूरा फोकस रहेगा आज सिर्फ अपने टैबुलर प्रेजेंटेशन पर। और बहुत ही छोटा सा ये टॉपिक है। फिर ये चैप्टर जब फिनिश होगा, देन डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, देन ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। तो ये फिर हमारा पूरा यूनिट ख़त्म हो जाएगा। तो आइए बच्चों, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट में आपको मेरे साथ साथ लिखना है टैब्यूलेशन, ठीक है। फर्स्ट एरो डाल के आप इसी के नीचे लिखना टैब्यूलेशन। टैब्यूलेशन किसे बोलते हैं? तो ये 1 नंबर में हमसे कभी कभी पूछ लेगा टैब्यूलेशन। तो इसमें लिखना है इट इज़ अ सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन, it is a systematic presentation of numerical data in rows and columns। बेसिकली जब हम किसी न्यूमेरिकल डेटा को बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से रोज़ में और कॉलम्स में प्रेजेंट करते हैं, तो उस प्रक्रिया को टैबुलेशन बोलते हैं। सेकंड पॉइंट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टैबुलेशन, कि ये टैबुलेशन जो है ये आखिर हम क्यों करते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, है ना। कि ये टैबुलेशन क्यों करी जा रही है, तो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो मैं बेसिक इसके छोटे से आपको 3-4 ऑब्जेक्टिव्स लिखवा देता हूँ। जैसे सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है नंबर 1, टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स डेटा। बच्चों आप भी रजिस्टर में मेरे साथ साथ ये नोट करते चलेंगे। टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स डेटा, यानी कि जो मुश्किल से मुश्किल डेटा होता है, हम उसको बहुत ही आसान तरीके से टैबुलेशन के ज़रिए दिखा सकते हैं। तो इसका नाम है टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स डेटा। दूसरा, टू फैसिलिटेट कंपैरिजन। टू फैसिलिटेट कंपैरिजन, इसका मतलब कि हम टेबल्स के ज़रिए, टैबुलेशन के ज़रिए बहुत सारे डेटा को आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। किसी भी 2 चीज़ों को इजीली कंपेयर करा जा सकता है। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव है टैबुलेशन का। इसके अलावा तीसरा ऑब्जेक्टिव, टू इकोनोमाइज स्पेस, यानी कि जगह। टू इकोनोमाइज स्पेस,
इकोनोमाइज़ का मतलब होता है कि बहुत ही अच्छा यूटिलाइज़ करना किस चीज़ को, स्पेस को। स्पेस मतलब जगह। तो जब टैबुलेशन किया जाता है तो एक छोटी सी जगह में बहुत सारा डेटा आसानी से प्रेजेंट हो जाता है, तो ये जगह का बहुत ही सही यूटिलाइजेशन भी करता है। तो इसका मतलब है टू इकोनोमाइज स्पेस। तो ये 2-3 ऑब्जेक्टिव्स हैं टैबुलेशन के जो हमें पता होने चाहिए कि किसी लिए टैबुलेशन की जाती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, रिक्विजिट्स ऑफ अ गुड टेबल। रिक्विजिट्स का मतलब होता है कि क्या चीज़ें ज़रूरी हैं एक अच्छी टेबल को बनाने के लिए, या जिसको आप एसेंशियल्स भी बोल सकते हो कि एसेंशियल्स ऑफ गुड टेबल, कि गुड टेबल, एक अच्छी टेबल के अंदर क्या बातें होनी ज़रूरी हैं। तो जैसे सबसे पहले छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, टाइटल। एक अच्छी टेबल के अंदर टाइटल होना बहुत ज़रूरी है ना। एक टेबल का टाइटल होना चाहिए कि भाई ये आखिर है क्या। दूसरा, बिंदी डाल के लिख लो आप इसी के नीचे, मैनेजेबल साइज़। टेबल का साइज़ जो है वो इजीली मैनेजेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक चार्ट पेपर लेकर आना पड़ रहा है, इतनी बड़ी टेबल बन गई, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तीसरा, अट्रैक्टिव। एक अच्छी टेबल जो है उसकी क्वालिटी ये है कि वो काफ़ी अट्रैक्टिव होनी चाहिए। मतलब टेबल देखते ही समझ आ जाए कि अच्छा इसमें ये बात समझाई जा रही है। अभी हम आगे बनाएंगे ना, तब आप भी समझोगे कि टेबल्स जो हैं वो अट्रैक्टिव होनी चाहिए। इसके अलावा और क्या क्वालिटी है अच्छी टेबल में, सूट द पर्पज़। जिस पर्पज़ के लिए हम बना रहे हैं उस पर्पज़ को वो मैच करे। ये नहीं है कि हमारा ऑब्जेक्टिव कुछ था और टेबल बना दी जो उस ऑब्जेक्टिव को ही पूरा नहीं कर पा रही, फिर उस टेबल का कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमारी अच्छी टेबल वही है जो हमारे पर्पज़ को सूट करे या मैच करे। इसके अलावा सिंप्लिसिटी। टेबल जितनी सिंपल हो उतना बढ़िया। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टेबल हमको नहीं बनानी चाहिए, साधारण और आसान टेबल बनानी चाहिए। इसके अलावा कंपैरिजन ऑफ डेटा। एक अच्छी टेबल वो होती है जिसमें डेटा का कुछ इजी कंपैरिजन भी हमें मिल जाए। यानी कि टेबल देखते ही हम समझ जाएं अच्छा ये इतना है और वो इतना है, या ये ऐसा है ये वो वैसा है। तो टेबल के अंदर डेटा का कंपैरिजन भी आसानी से हो जाए, इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं टेबल की जो उसको एक अच्छी टेबल बनाती हैं। इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, ये इम्पॉर्टेंट है बच्चों, इस पर आप इम्पॉर्टेंट लिखेंगे सब बच्चे। इस पॉइंट को समझने के लिए हम एक नकली टेबल बनाएंगे ऐसे ही। तो मेरे साथ एक डेमो बनाना है, आपको लिखना है, ऐसे ही लिखते हैं सेंटर ऑफ द पेज, टेबल 2.4। उसके नीचे लिखना है लिटरेसी इन दिल्ली बाय जेंडर एंड लोकेशन। उसके नीचे ब्रैकेट में लिखना है परसेंट, ब्रैकेट क्लोज। फिर एक छोटा सा टैबुलर फॉर्मेट जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे आप बनाना। पहले लिखना जेंडर, दूसरे में लिखना लोकेशन, लोकेशन के नीचे 2 सब कॉलम्स, एक में लिख लेना रूरल, एक में लिख लेना अर्बन, और आखिरी में लिख लेना टोटल। थोड़ा सा नीचे आ जाओ इसको, लास्ट में लिख लो टोटल। उसके नीचे टेबल के नीचे सोर्स में लिख लो सेंसस ऑफ इंडिया 2011, और उसके नीचे लिख लो नोट, फिगर्स आर राउंडेड टू 2 digits आफ्टर डेसिमल।
फिगर्स आर राउंडेड टू 2 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल। बच्चों अभी लिख लो, अभी मैं सब समझाऊंगा आपको ये सारी बातें। पहले आप भी एक ऐसी टेबल मेरे साथ बना लो डेमो के लिए। जेंडर में आपको पता ही है क्या लिखना है, मेल फीमेल, और कुछ भी मनगढ़ंत नंबर लिख लेते हैं। इसमें लिख लेते हैं 58.70 और इसमें लिख लेते हैं 29.03। कुछ भी लिख रहे हैं बच्चों, मनगढ़ंत फिगर हैं। इसमें लिख लो 80.80, इसमें लिख रहे हैं 63.30। उसके बाद टोटल में भी कुछ भी लिख रहे हैं 60.32, इसमें लिख रहे हैं 34.148। टोटल में भी आप कुछ भी लिख लो 44.4442, 72.70, 47.53। ये हमने बच्चों मनगढ़ंत फिगर लिखी, इनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है मैथमेटिकल की ये फिगर कहाँ से आ रही है, ऐसी मनगढ़ंत। चलो तो अब ये है क्या टॉपिक वो समझाता हूँ। पहले आप बच्चों टेबल बना लेना, वीडियो पॉज करके बनानी हो, वीडियो पॉज करके बना लेना। अब आपको इस टेबल के नीचे, इन सारी बातों के नीचे एक प्रॉपर हेडिंग डाल के लिखना है। ये टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है जो हम पढ़ रहे हैं, इसका नाम है पार्ट्स ऑफ टेबल। ठीक है, मैं एक एक करके आपको टेबल के पार्ट सिखाऊंगा। आज का हमारा मेन टॉपिक जो है वो यही है, पार्ट्स ऑफ टेबल। तो सबसे पहले हेडिंग डाल के लिखना है नंबर 1। पहला है टेबल नंबर, उसके बाद नंबर 2, पहले पूरी लिस्ट लिख लो फिर हम सारा समझेंगे। नंबर 2 टाइटल, नंबर 3 कैप्शन, नंबर 4 स्टब STUB, नंबर 5 बॉडी ऑफ टेबल, उसके बाद नंबर 6 यूनिट ऑफ मेजरमेंट, नंबर 7 हेड नोट, नंबर 8 सोर्स और नंबर 9 फुट नोट। ठीक है बच्चों, तो ये आप पहले सारे नंबर डाल के लिख लो, ये याद रखने हैं आपको। पार्ट्स ऑफ टेबल, टेबल के जो हैं ये 9 पार्ट्स हमने लिखे हैं, ये हमको पहले याद रखने। मीनिंग भी समझाता हूँ, जिसका मीनिंग अनिवार्य है वो लिखवाऊंगा। टेबल नंबर को एज इट इज़ छोड़ दो। टाइटल, टाइटल के आगे लिखो डैश डाल के ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द कंटेंट्स ऑफ टेबल, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द कंटेंट्स ऑफ टेबल। ठीक है, अभी समझाता हूँ। उसके बाद कैप्शन के आगे लिखनी है एक लाइन, इट रिफर्स टू द हेडिंग्स ऑफ वर्टिकल कॉलम्स। हेडिंग को अंडरलाइन कर लो, कॉलम्स को अंडरलाइन कर लो। ठीक है, इतना लिख लिया। उसके बाद स्टब के आगे लिखना इट रिफर्स टू द हेडिंग्स ऑफ हॉरिजॉन्टल रोज। हेडिंग को अंडरलाइन कर लेना, रोज को अंडरलाइन कर लेना। उसके बाद बॉडी ऑफ द टेबल में डैश डाल के लिखना इट कंटेन्स न्यूमेरिकल डेटा, डेटा को अंडरलाइन कर लो। उसके बाद यूनिट ऑफ मेजरमेंट को छोड़ दो, वो ज़रूरत नहीं है। हेड नोट को छोड़ दो, वो ज़रूरत नहीं है। सोर्स नोट को भी छोड़ दो, वो ज़रूरत नहीं है। फुट नोट को भी छोड़ दो, वो ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। चलो अब ये समझेंगे बच्चों, अब आपने लिख लिया होगा सारी बातों को। आइए बच्चों, तो बच्चों जब हम कोई टेबल बनाते हैं
वो जिसको टैबुलेशन कहते हैं। चैप्टर हम क्या पढ़ रहे हैं कि कैसे डेटा को प्रेजेंट करना है। बस अब ये चैप्टर बच्चों ख़त्म होने वाला है, आपको पता भी नहीं चलेगा चैप्टर फिनिश होने वाला है। इसके अंदर हम क्या बनाते हैं, टेबल्स बनाते हैं। डेटा को प्रेजेंट कैसे करते हैं, टैबुलर फॉर्मेट में। तो टेबल को बनाने का एक तरीका होता है और टेबल के कुछ पार्ट्स होते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। पहला पार्ट है टेबल नंबर। तो बच्चों हर टेबल का कुछ नंबर, जैसे इसमें हमने मनगढ़ंत लिखा 2.4, अगली टेबल बनाएंगे तो होगा 2.5, अगली बनाएंगे तो हो सकता है 2.6, है ना। तो ये होता है टेबल नंबर। इसमें मैंने बना दिया 1, इसे टेबल नंबर बोलते हैं। उसके बाद होता है दूसरा बच्चों टाइटल। टाइटल क्या होता है कि जो हम बताना चाहते हैं टेबल के अंदर उसका ब्रीफ एक्सप्लेनेशन, कि भाई ये टेबल है क्या, टाइटल। तो जैसे इसमें लिखा है लिटरेसी इन दिल्ली बाय जेंडर एंड लोकेशन, यानी कि जेंडर और लोकेशन के हिसाब से दिल्ली की लिटरेसी के बारे में बताया जा रहा है। तो ये बन गया टाइटल नंबर 2, इसे टाइटल बोलते हैं। उसके बाद नंबर 3 है कैप्शन। कैप्शन किसे बोलते हैं, कैप्शन में लिखा है इट रिफर्स टू द हेडिंग्स ऑफ वर्टिकल कॉलम्स, उसे कैप्शंस बोलते हैं, ठीक है ना। कॉलम्स क्या होते हैं बच्चों, वर्टिकल क्या होता है, ऊपर से नीचे, उसे कॉलम्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब जैसे हमारे जो ये कॉलम्स में फिगरें डली हुई हैं, तो ये हमने लोकेशन के हिसाब से डाल रखे हैं कि गांव में इतना, शहर में इतना, रूरल अर्बन। तो इसमें ये जो लोकेशन है, ये जो लिखा हुआ है लोकेशन, ये मतलब होता है कैप्शन का, इसे कैप्शन बोलते हैं, ये कैप्शन है। तो दिस इज़ जो ये लोकेशन है, यानी कि मैं क्या डिस्क्राइब कर रहा हूँ, मैं अपने कॉलम्स को डिस्क्राइब कर रहा हूँ कि मेरे कॉलमों में क्या लिखा है, लोकेशन की वो लिखी है, डेटा लिखा है। तो लोकेशन जो है वो यहाँ पर क्या है, कैप्शन है। नंबर 3 मैंने 4 लिख दिया, नंबर 3 कैप्शन। तो लोकेशन क्या है, कैप्शन। और ये रूरल और अर्बन जो लिखे हैं ये भी कैप्शन का ही भाग होते हैं। तो इन्हें वैसे सब कैप्शन बोल देते हैं, लेकिन इस पार्ट को, इस हेडिंग को बोलते हैं, दिस इज द हेडिंग ऑफ द कॉलम्स, तो इसको बोलते हैं कैप्शन। तो कैप्शन मीन्स हेडिंग ऑफ कॉलम्स। उसके बाद स्टब। स्टब क्या होता है बच्चों, इट रिफर्स टू द हेडिंग्स ऑफ हॉरिजॉन्टल रोज। रोज क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल, ये कि जो ऐसे ऐसे लिखा है वो क्या लिखा है, मेल फीमेल। तो मेल्स और फीमेल्स, इनकी हेडिंग क्या है, जेंडर। तो इसे बोलते हैं, जो हमने अपनी रोज़ को डिफाइन कर रही हैं, जो हमारे रोज़ को एक्सप्लेन कर रही हैं, तो इस पार्ट को बोलते हैं स्टब, यानी कि नंबर 4, इसे बोलते हैं जी स्टब। तो क्या क्या आ गया, टेबल नंबर, टाइटल, कैप्शन, स्टब, 4 बातें हो गई। उसके बाद नंबर 5, बॉडी ऑफ द टेबल, इट कंटेन्स न्यूमेरिकल डेटा। तो बॉडी किसे बोलते हैं, जितना भी आप डेटा देख रहे हो, ये सारे न्यूमेरिकल फिगर्स जो हैं, ये सब क्या हैं, बॉडी। तो मैं नंबर नहीं लिख रहा क्योंकि बहुत सारे हैं। तो सारे न्यूमेरिकल डेटा को क्या बोलते हैं, बॉडी बोलते हैं। तो न्यूमेरिकल डेटा इज नोन एज बॉडी। उसके बाद नंबर 6, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होता है कि कई बार हम ये बताते हैं कि ये जो अंदर फिगर्स लिखी हैं ये इन करोड़्स हैं या इन लैक्स हैं या क्या हैं। तो उस यूनिट ऑफ मेजरमेंट को कई बार हम अलग से यहाँ पर शो कर देते हैं। जैसे कभी कभी होगा टेबल में रुपी इन करोड़, तो वो होता है यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो वो इस टेबल में फ़िलहाल नहीं है, कोई बात नहीं। उसके बाद है हेड नोट। हेड नोट मतलब होता है, हेड मतलब ऊपर की तरफ, हेड मतलब कहाँ होता है, हेड मतलब ऊपर, और फुट कहाँ होते हैं, नीचे। तो कई बार हम अपने टेबल में थोड़ा ऊपर की तरफ एक नोट डालते हैं। जैसे मैंने ब्रैकेट के अंदर लिख रखा है, ये ब्रैकेट में %। तो इसका मतलब मैं कुछ चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि ये जो फिगर लिखी हुई है ये परसेंटेजेस हैं सारी की सारी। तो इसे बोलते हैं बच्चों हेड नोट, यानी नंबर 7। तो ये % लिखना मतलब ये हो गया मेरा हेड नोट। उसके बाद सोर्स। सोर्स मतलब होता है एक तरह से आपने ये टेबल का डेटा कहाँ से बनाया है, ये आपको कैसे पता चला वो बताओ, उसे सोर्स बोलते हैं। तो सोर्स हमें ये पता कहाँ से चला, हमें ये सेंसस ऑफ इंडिया 2011 की रिपोर्ट से पता चला होगा, तो उसे बोल देते हैं सोर्स। और उसके बाद नंबर 9 फुटनोट। फुटनोट किसे बोलते हैं बच्चों, फुटनोट का मतलब ये कि कई बार हम फुट यानी कि नीचे कुछ मेंशन करते हैं कि ये जो फिगर्स हमने ऊपर निकाली हैं
ये हमने 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करके निकाली है, तो वो हमने नीचे एक नोट दे दिया इस बात का, तो इसको बोल देते हैं फुट नोट नंबर 9। तो ये होते हैं बच्चों सारे पार्ट्स ऑफ द टेबल जो मैंने आपको एक टेबल देकर समझाने की कोशिश करी, ठीक है ना। तो यानी कि टेबल नंबर, टाइटल, कैप्शन, स्टब, बीच में सारी की सारी बॉडी, यूनिट ऑफ मेजरमेंट अगर होता तो, हेड नोट, सोर्स, फुट नोट। ठीक है बच्चों, क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं, अपने पार्ट्स ऑफ द टेबल भी क्लियर हो गए। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालनी है आपको, क्लासिफिकेशन ऑफ टेबल। बस, तो ये आखिरी पॉइंट है इसमें। तो क्लासिफिकेशन ऑफ टेबल में बस हमको सिर्फ एक छोटा सा फ्लो चार्ट बनाना है कि कितने तरह की टेबल्स होती हैं। हालांकि ये ज़्यादा रेलिवेंट है नहीं, बट फिर भी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम बनाएंगे। तो बच्चों, टेबल्स को आम तौर पे 3 तरह से क्लासीफाई कर लिया जाता है। पहला, अकॉर्डिंग टू पर्पज़, यानी कि हमारा उद्देश्य क्या है, यानी हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, तो अकॉर्डिंग टू पर्पज़। दूसरा, अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ डेटा, कि जो हम डेटा भर रहे हैं टेबल के अंदर उसका नेचर क्या है, वो डेटा जो है वो कैसा है, तो अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ डेटा। और तीसरा, अकॉर्डिंग टू एक्सटेंट ऑफ कवरेज, अकॉर्डिंग टू एक्सटेंट ऑफ कवरेज, यानी कि हम कितनी कवरेज करना चाहते हैं, जो हम टेबल बना रहे हैं उसमें कितनी कवरेज रखना चाहते हैं। बस एक छोटे से घर की कवरेज रखनी है, पूरे शहर की कवरेज रखनी है, ठीक है ना। तो या तो हमारे पर्पस के आधार पे टेबल बनेगी, या हमारे डेटा के नेचर के आधार पे टेबल बनेगी, या हम कितनी कवरेज रखना चाहते हैं इस आधार पे टेबल बनेगी। तो पर्पस जो होता है, अगर हम जो पर्पस की बात करें अकॉर्डिंग टू पर्पस, तो या तो हमारा कोई एक साधारण पर्पस होगा जिसको बोलते हैं जनरल पर्पस, मतलब इस टेबल को तो कोई भी यूज़ कर सकता है। इस टेबल का पर्पस क्या है, जनरल। भाई ठीक है, दिल्ली की लिटरेसी बताई तो ठीक है, सबको पता चल गया कि भाई दिल्ली में ये लिटरेसी है। आप देख लो, मैं देख लूँ, कोई भी देख ले, क्या फ़र्क पड़ता है, सबके काम आ गई ये टेबल। लेकिन हो सकता है टेबल किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाई गई हो, तो उसे बोलेंगे स्पेसिफिक पर्पस टेबल। जैसे मान लेते हैं आपका एक रिपोर्ट कार्ड बन के आया टैबुलर फॉर्मेट में। अब आपका रिपोर्ट कार्ड तो आप ही को दिया जाएगा ना, वो तो आप ही के स्पेसिफिक पर्पस के लिए। उसको बाकी दिल्ली के लोग जो हैं, बाकी इंडिया के लोग जो हैं, उन्हें क्या करना उससे। तो कोई भी स्पेसिफिक काम के लिए अगर टेबल बनी तो स्पेसिफिक पर्पस टेबल, और अगर जनरल सबके लिए बन गई तो जनरल पर्पस टेबल। बस ये मतलब है। इसके बाद है नेचर ऑफ डेटा, कि भाई उसमें डेटा किस तरह का है। तो नेचर ऑफ डेटा के आधार पर जो टेबल होती हैं वो कैसी हो सकती हैं, या तो वो हो सकती हैं ओरिजिनल टेबल, तो ओरिजिनल टेबल पता है किसे बोलेंगे? नहीं सर, ओरिजिनल टेबल उसे बोलते हैं जिसमें डेटा पता है कैसा होता है, इट कंटेन्स डेटा विच was collected from primary sources। याद आया कुछ पुराने चैप्टर की कहानी? नहीं सर, वेरी गुड। हमने पढ़ा था ना कि प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स, ये होती हैं बातें। तो अगर आपका डेटा प्राइमरी सोर्स से कलेक्ट करके बना है तो वो टेबल आपकी ओरिजिनल टेबल कहलाई जाएगी। ठीक है ना, बात समझ आई? इसीलिए इसको प्राइमरी टेबल भी कहते हैं। यहीं लिख देता हूँ ब्रैकेट में, चलो। इसको क्या भी बोलते हैं? प्राइमरी टेबल, क्योंकि इस टेबल के अंदर जो डेटा होता है वो प्राइमरी सोर्सेज से कलेक्ट हुए हुए डेटा से बनता है, इसीलिए इसका नाम है ओरिजिनल टेबल। और अगर हमारा डेटा ओरिजिनल नहीं है, प्राइमरी नहीं है, तो फिर टेबल को बोलते हैं डिराइव्ड टेबल। तो डिराइव्ड टेबल में डेटा जो होता है
वो किसी प्राइमरी टेबल वाली डेटा से लिया जाता है, इसीलिए उसको बोल देते हैं डिराइव्ड टेबल। तो ये भी छोटा सा इसी के बस नीचे लिख लो कि डिराइव्ड टेबल में क्या होता है, इट एक्सप्रेसेस इंफॉर्मेशन derived from प्राइमरी टेबल्स। मतलब ये अपनी इंफॉर्मेशन प्राइमरी टेबल से डिराइव करती हैं, इनकी अपनी कोई प्राइमरी सोर्स नहीं है, ये प्राइमरी वाले डेटा से ही डेटा लेते हैं और टेबल में डाल देते हैं, इसीलिए इनको बोल देते हैं डिराइव्ड टेबल। और बाकी तीसरा और आखिरी पॉइंट, अकॉर्डिंग टू कवरेज। अगर हम कवरेज की बात करें तो कवरेज के आधार पे हम कैसे बना सकते हैं टेबल, या तो बन सकती हैं सिंपल टेबल, छोटी सी बस 2 रोज 2 कॉलम, सिंपल ऐसे लाइन मारी बना दिया जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स में बनाते हैं। और या फिर बन सकती है कॉम्प्लेक्स टेबल। कॉम्प्लेक्स टेबल मतलब बहुत बड़ी, जिसमें बहुत सारे रोज बहुत सारे कॉलम्स हैं, उसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स टेबल। और कॉम्प्लेक्स टेबल जो होती है बच्चों, वो 2 फोल्ड भी हो सकती है, यानी जिसको 2 वे टेबल बोलते हैं, या वो 3 फोल्ड यानी कि 3 वे टेबल भी हो सकती है। मतलब उसमें 3-3 कॉलम्स 3-3 रोज होंगे, और 2-2 कॉलम्स 2-2 रोज होंगे। और कुछ तो ऐसी भी होती हैं मैनी फोल्ड टेबल, यानी कि बहुत ही सारे रोज और बहुत से कॉलम्स। तो इसीलिए उनका नाम ही क्या है, कॉम्प्लेक्स टेबल, मतलब मुश्किल और कॉम्प्लेक्स दिखने वाली टेबलें। तो खैर ये सारी की बातें, ऐसा नहीं है कि हमें टेबल्स बनाने में वो पूछेगा, बट एक छोटे से थ्योरेटिकल एस्पेक्ट के लिए बस हमें पता होनी चाहिए। इसमें किसी में भी 1 नंबर का एमसीक्यू क्वेश्चन बस पूछ लेगा, तो इसको आप जस्ट रीड कर लेना, लेकिन पता होना चाहिए बस। तो ये बच्चों बातें थी पूरे इस टैबुलेशन चैप्टर के अंदर, चैप्टर 5 के अंदर। इसमें सारी की सारी बस हमको यही थ्योरी कवर करनी थी। इसका जो नेक्स्ट लेक्चर हम कवर करेंगे बच्चों, उसमें मैं आपको एक क्वेश्चन के ज़रिए, बुक के क्वेश्चन के ज़रिए हम एक टेबल बना के देखेंगे। तो एग्ज़ाम में इस टेबल बनाने का क्वेश्चन आता है 4 नंबर का, तो बस हम बना लेंगे टेबल। बाकी थ्योरी के लिए आपको ये सारी बातें जो मैंने लिखवाई, बस इन्हीं को आप एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लेंगे।